क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले हम बात करते हैं, देखो अब हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिनको साइंस का बहुत डर है, उन्हें साइंस की बुक देखते ही लगता है कि ये क्यों आ गई सामने। क्यों लगता है? क्योंकि वो उस चीज़ को समझते ही नहीं है, रटते हैं। रटोगे तो कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। जहाँ आपने साइंस को समझना शुरू कर दिया ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं भी ये पढ़ के आगे आई हूँ, मुझे भी नहीं बहुत अच्छी लगती थी साइंस, पर जैसे जैसे मैंने खुद से हर चीज़ को समझना शुरू करा, अपने आसपास के एग्जाम्पल देखे, उनसे रिलेट करा चीज़ों को, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे साइंस। शायद आपको भी लगे। समझते हैं, चलो बात करते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि केमिकल और चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, दोनों के डिफरेंस आप पढ़ के आए हैं। मैं होप करती हूँ आपको याद हो। नहीं याद है तो यहाँ याद कर लेते हैं। हम किसी भी चीज़ को केमिकल चेंज कब बोलेंगे? जैसे एग्जाम्पल में आप लो, आपने लिया मिल्क, ठीक है, आपने उसको उसके कर्ड बनाया, दही बनाया, तो वो क्या है? ये एक केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि मिल्क की जो फॉर्मेशन थी, जिस फॉर्म में था, वो टोटली चेंज हो गया। एक हमें न्यू प्रोडक्ट मिल गया, हमें कर्ड मिल गया। अब जो कर्ड हमें मिला, क्या उसका टेस्ट एज इट इज़ मिल्क वाला है? नहीं है। टेस्ट भी मिल्क वाला नहीं है, कंसिस्टेंसी भी चेंज हो जाती है। मिल्क लिक्विड फॉर्म में लगता है, पर वो थोड़ा आपको दिखता है ना, सॉलिड सॉलिड बन जाती है कर्ड। तो यही होते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसमें 4 तरीके से हमने डिफाइन करा हुआ है कि हम कैसे बोल सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है। कि जब चेंज इन स्टेट, बताया ना अभी कि सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड से गैस में बन जाएगा, मतलब स्टेट में चेंजेस आएंगे। चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज आएगा। अभी इसी चैप्टर में आगे जाके एग्जाम्पल भी है उसमें, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, उसमें हम देखेंगे कलर में क्या आता है, चेंज आता है। अब एक एग्जाम्पल चेंज इन कलर वाला हम देख सकते हैं। आप पेपर लेंगे अपनी कॉपी का, उसको आप बर्न कर देंगे, जला देंगे, तो आपको ऐश मिलेगी। ऐश मीन्स कि आपको उसकी राख बन जाएगी। तो क्या वो राख फिर से पेपर फॉर्म में आ जाती है? नहीं आती ना। तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। एक पेपर को आपने बर्न करा, एक पेपर को आपने क्या करा, बर्न करा, तो वो बर्न के बाद आपको ऐश मिली। तो क्या अब इस ऐश से आप पेपर बना दोगे? नहीं बना सकते। दूसरा, जो इसकी राख बनी है, उसकी पेपर की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है ना उसमें, ठीक है। और कलर क्या हो गया? पेपर क्या था? वाइट कलर का था। पेपर किस कलर का था? वाइट कलर का था। और राख आपकी ब्लैक कलर की हो गई। तो यहाँ से समझिए आप, ये एग्जाम्पल हो गया आपका चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का कोई भी आप वो, अभी तो आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर आप जब परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी, तो उसमें एक देखेंगे कि जो भी रिएक्शन होता है, हम आपस में केमिकल को जब रिएक्ट कराएंगे तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, ठीक है। टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे, इसका भी हम आगे पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। तो वो होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। अब हम अपने देखते हैं केमिकल रिएक्शन। इसकी एज इट इज डेफिनेशन आपको लिखनी होगी जब आती है केमिकल रिएक्शन की। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है वो दूसरी तरह में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने इस एग्जाम्पल से देखा, और नीचे एग्जाम्पल है हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन। का मतलब क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा देखा है पहले, वो कितना साफ सुथरा चमकीला सा होता है, ठीक है। रस्टिंग का मतलब है जंग लगना उस पर वो पड़ा पड़ा पड़ा, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया। ऑक्सीजन से क्या होता है? रिएक्शन हो जाती है। तो ऑक्सीजन में रिएक्शन होकर वो क्या बन जाता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी, तो वो क्या, उसकी चेंज हो जाएगी ना उसकी प्रॉपर्टी। अब वो आयरन खाली नहीं रहा, ठीक है, और आयरन में ऑक्सीजन भी जुड़ गई। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? क्योंकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आया। सेकंड पॉइंट था आपका सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। इसका एग्जांपल मैंने अभी दे दिया आपको। उसके बाद रेस्पिरेशन से आप समझो, रेस्पिरेशन से समझो इस एग्जांपल को। अब जो मैंने ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, अभी सांस लो, तो रिटर्न में क्या ऑक्सीजन ही निकली? नहीं निकली ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकली।
तो ऑक्सीजन भी क्या है, ये रेस्पिरेशन भी क्या है, एक केमिकल चेंज हुआ कि हमने ऑक्सीजन तो अंदर ली पर बाहर हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, बिल्कुल अलग प्रोडक्ट बाहर निकाला। और किस उसमें चीज़ें क्या, क्योंकि जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो एक हीट इवेल्युएट होती है। डाइजेशन ऑफ फूड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी आपको ये समझना है कि केमिकल चेंजेस होते क्या हैं, है ना, इस पे फोकस करो, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझो सिर्फ इस चीज़ को। फिर सेकेंड आ जाता है कि केमिकल इक्वेशन। अगर हम कुछ रिप्रेजेंट करने लगे, अगर मैं ये दिखाने लगूँ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो पूरा मेरे को दिखाना पड़ेगा कि आयरन है, फिर पूरा आयरन लिखूँ, फिर ऑक्सीजन लिखूँ, तो वो साइंटिफिक वे में दिखाना बहुत बेकार सा हो जाता है। इसलिए हमने इसको एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर मुझे दिखाना हो कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, अब पूरा लिखो, मैग्नीशियम लिखो, फिर ऑक्सीजन लिखो, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं ना, अच्छा नहीं लग रहा, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। तो इसलिए हमने इक्वेशंस में उनको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि मैग्नीशियम को हम Mg लिखेंगे, रिएक्ट करा ऑक्सीजन से, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होती है इक्वेशन, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को हम आगे बैलेंस भी करेंगे, वो अभी बाद में बात करेंगे, पर अभी ये देखिए कि इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि वो एक आपको इक्वेशन दे देंगे क्वेश्चन में और पूछेंगे कि इसमें से रिएक्टेंट बताओ और प्रोडक्ट बताओ। तो इस एग्जांपल से जो चीज़ें, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन, जिन चीज़ों में चेंजेस आ रहा है। अब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ही तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, तो चेंज तो मैग्नीशियम में ही आ रहा है, ऑक्सीजन में ही आ रहा है ना, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, रिएक्टेंट। डेफिनेशन से देखो, द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस दैट जो कि अंडरगो केमिकल चेंजेस, जिनका खुद का केमिकल चेंज हो जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इक्वेशन से ये जो इस साइड, हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट, क्योंकि जो हम इधर लिखते हैं हम उन्हीं को लिखते हैं ना जिनमें रिएक्शन हो रहा है, जो चेंजेस आएंगे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। उसके बाद जो रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, हमें जो फाइनल मिलेगा वो प्रोडक्ट, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा, वो क्या हो जाता है, वो हम हमेशा राइट हैंड लिखते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, जो सब्सटेंस फॉर्म होंगे रिएक्शन के बाद जो हमें मिलेगा, नाम से ही समझ आ रहा है ना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो एंड में हमें मिलता है। कोई भी अगर हम काम करते हैं, हमें एंड में जो चीज़ मिलती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं ना कि ये प्रोडक्ट है। तो जो रिएक्शन होने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला, जो हमें रिजल्ट मिलता है अपने, वो क्या होता है, प्रोडक्ट। और ये हमेशा होता है राइट हैंड साइड पे। जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो क्या हो गया, आपके प्रोडक्ट। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो हो गया आपके रिएक्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ठीक है। अब हम ये सोच रहे होंगे हमें बैलेंस क्यों करनी पड़ रही है केमिकल इक्वेशन, क्या हो गया ऐसा। इसलिए करनी पड़ रही है केमिकल इक्वेशन बैलेंस, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ये 9th क्लास में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है इसका, कि हम ना मास को अपने आप कभी भी बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। अभी हमने जो केमिकल रिएक्शन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम एक पेपर को बर्न करेंगे, जब उसको जला देंगे तो उसकी जो राख बनेगी, तो जो राख बनी, जितने एटम आपके पेपर में थे, जितने भी एटम, ये पेपर है आपका, ये इसकी राख बन गई, ठीक है। तो जितने भी एटम इसके अंदर होंगे छोटे छोटे, वो राख बन चुकी है। यही तो केमिकल हम रिएक्शन में समझ रहे हैं, राख बन गई, पर एटम उतने ही होंगे जितने इसमें थे। इसकी फॉर्म चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ गैसेस हो सकता है, पर एटम उतने ही रहेंगे जितने पेपर में थे। इसलिए तो बोला जाता है कि ना हम मास को कभी भी बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वही हमने अभी मिल्क से जब आपकी दही बन रही है, तो जितने मिल्क में एटम होंगे ना, तो उतने ही दही में एटम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से ये पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी में और ये क्वेश्चंस है। तो पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें क्या करना होगा कि जितने एटम इधर होंगे हमारे रिएक्टेंट में, उतने ही एटम हमें प्रोडक्ट में बनाने होंगे। ये हमारे लिए क्वेश्चंस हैं,
कॉपी में, उसमें बुक में। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले ये क्या Fe, Fe क्या होता है बताओ, पता ही नहीं होगा, अभी आगे पढ़ना याद करना ही नहीं, 9th का तो सब कुछ भूल ही गए होंगे। ये होता है हमारा आयरन, Fe को हम बोलते हैं आयरन, ठीक है। ये H2O वाटर, इतना तो पता ही होगा। यहाँ से आपका बना ये प्रोडक्ट बना, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि Fe में यहाँ तो 3 आइटम है, यहाँ पर एक भी आइटम नहीं है, तो इसे बैलेंस करें पहले। यहाँ पर 3 है तो इसे 3 बना के मैं इसे 3 आइटम दे सकती हूँ ना इसे। यहाँ मैंने इसे 3 आइटम दे दिए क्योंकि यहाँ पे भी Fe के पास 3 आइटम थे बैलेंस करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, H2 पे आए। अभी तक जहाँ तक हमें दिख रहा है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 आइटम है, तो कुछ चेंज नहीं करना। फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन पे आए। ऑक्सीजन में यहाँ पे कितने हैं, 4 है, 4 है। अब इसे 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, इस पर 4 लिखना पड़ेगा, तभी तो ऐसे देखते हैं हम। तो अब ये ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 थे पहले से हाइड्रोजन के पास, जैसे ही मैंने 4 बनाया तो अब हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हाइड्रोजन के पास हो गए यहाँ पे 8 हो गए, 4 2 जा 8। अब हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 8 हो गए। अब हाइड्रोजन को मुझे 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को मुझे 8 बनाने के लिए यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर हम दोबारा से अपनी देखते हैं इक्वेशन। देखो यहाँ पे 3 का Fe था, 3 आइटम थे Fe में, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे ऐसे अलग अलग करके देखना, क्योंकि ये H इससे O, हर एक को अलग अलग करके देखना। ये हाइड्रोजन होता है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता। तो हमने देखा ये 4 2 8 हो रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर भी 8 हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 4 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 है। तो ये हमारी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। जितने एटम इधर थे हमने इक्वल में उतने ही एटम बना दिए, तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 पे देखना ये वाले क्वेश्चन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नहीं तो थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, या क्लोरीन की जगह कुछ और दे देंगे। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाए तो उसे कैसे लिखते हैं, वो शायद 2nd या 3rd चैप्टर में। अभी आप सिर्फ इनको देखो, इनको सिर्फ अभी आप बैलेंस करना सीखो। तो हमने हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2 प्लस, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखते हैं हम HCl। पर अभी हमने यहाँ क्या देखा, हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2, क्लोरीन के कितने आइटम है, 2, और यहाँ पे क्या है, तो 1 1 ही है ना, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता मतलब 1 1। अब इसका भी 2 बनाने के लिए, क्लोरीन का भी 2 बनाने के लिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2, क्लोरीन के भी 2, यहाँ पे भी 2 हो गए। ये क्या हो गई, अब आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन। सेकेंड देखिए एग्जाम्पल, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं, सॉरी ब्लू मार्कर आ गया, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट को, ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, अभी फॉर्मूले बनाने हम अगले चैप्टर में सीखेंगे कि इनसे हम कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, हमें कैसे पता चल गया यहाँ 2 है यहाँ A है। अभी आप बैलेंसिंग पे फोकस करें, उस पे नहीं। Al2SO4 3, ये हो गया। अब ये आपका बैरियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट होता है आपका BaSO4 होता है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बैरियम सल्फेट हो गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। याद करना पड़ता है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो बैलेंसिंग करना डिफ़िकल्ट नहीं, इनके फॉर्मूले रट्टे मारना डिफिकल्ट है, यहाँ रट्टाफिकेशन चल रही है। अगर ये सिर्फ बैरियम और सल्फेट दे दो और इसका फॉर्मूला बनाना हो तो वो इजी है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं। BA का भी देखा, वहाँ भी एक ही है ना, इधर भी BA में, यहाँ पे प्लस कर लो। यहाँ के BA में भी अभी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसमें तो कोई अभी करना नहीं है कुछ चेंज। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये 2 है, Cl है ना क्लोराइड, तो और यहाँ पे कितना है 3 है। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए इसे मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, या तो मैं इसे 3 कर दूँ ना, ताकि यहाँ पे 3 2 जाए, ये 6 हो जाए, मल्टीप्लाई करते ना 3 2 जा 6 हो जाए, और यहाँ पे भी 2 कर दूँ
ताकि ये भी 6 हो जाए, और कोई तो चारा नहीं था। इसे मैं 3 कैसे बनाती, यहाँ 3 बन ही नहीं सकता, 2 बनाऊंगी तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 4 हो जाएगा, उसे मैं 4 कर नहीं सकती। इतना मैथ आना चाहिए आपको। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि यहाँ भी 6 हो जाए, और वहाँ 2 से करोगे ताकि ये भी 6 हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 हो गए, यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 है, चलो कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखो ढंग से SO4 3, अभी मैंने बताया था ना इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि SO4 जो है ये 4 3 का मतलब ये कि ये 12 हैं। सल्फेट के जो है 12 एटम हैं। तो अब इसके 12 बनाने के लिए आप इसे क्या करोगे, 3 से करोगे ना, 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 3 से कर दिया आपने इसे 12 बनाने के लिए। अब हो गई बैलेंसिंग। देखो 3 का भी Ba था, यहाँ पे भी 3 का Ba हो गया बैरियम,